तो कल जो बात हुई थी, ओपिनियन, राय का साक्ष्य, ये कौन कौन दे सकता है, किन विषयों पर दे सकता है, इस पर बात चल रही है। और कल की बात के आगे के क्रम में आज बात चल रही है। कल जो बात कही थी वही बात आज फिर दोहराएंगे कि कानून की दुनिया में आप अपनी मनमर्जी के मुताबिक ये चलने के लिए अलाउड नहीं है। कानून जो कह रहा है आपको वही मानना होगा, आपको वो मानना होगा। मीनिंग देयर बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी जनरली जो कानून कह रहा है उससे बाध्य है। केवल अनुच्छेद 142 की ताकत, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय को यह ताकत दी गई, या अनुच्छेद 32 की, क्योंकि अनुच्छेद 32 में उनकी ताकत बहुत, ठीक है, वास्ट है। और दूसरा अनुच्छेद 142 में, अनुच्छेद 32 में उन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए कोई आदेश, कोई निर्देश और कोई रिट जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आती हैं, इनमें से कुछ भी ये जारी किया जा सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके प्रावधानों का जब अर्थान्वयन होगा तो अधिकतम उदारता इसके साथ होगा। यह बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जितने प्रावधान आज तक अर्थान्वयित हुए हैं उन मामलों से बिल्कुल स्थापित है। आपसे चर्चा हुई थी कि मेनका गांधी, इसमें प्राण की स्वतंत्रता, इसके बारे में कहा। और उसके बाद फ्रांसिस कोरेली, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, एक सीरीज ऑफ डिसीजन है जिसमें यह कहा कि प्राण की स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ जीवित रहने तक से नहीं है, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन, और इसके लिए जो कुछ जरूरी है वो सब कुछ प्राण की स्वतंत्रता में इंक्लूडेड है। और यही स्थिति दैहिक स्वतंत्रता की है। और इसी आधार पर हम लोगों ने अनुच्छेद 21 का एक्सटेंडेड व्यू ये पढ़ा था, आर्टिकल 14 का एक्सटेंडेड व्यू वो देखा था, अनुच्छेद 21 का एक्सटेंडेड व्यू ये देखा था। तो माननीय उच्चतम न्यायालय भी केवल अनुच्छेद 32 यानी कि फंडामेंटल राइट को सुनना है, उसके वायलेशन संबंधी मामला है, या अनुच्छेद 142 इसकी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, यानी टू डू कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय पक्षकारों के बीच करने के लिए यह जरूरी हो रहा है कि कोई काम किया जाए तो वो काम भले ही करने की अधिकारिता ये माननीय उच्चतम न्यायालय में किसी भी कानून ने निहित न की हो, लेकिन वो काम कर पाएगा। लेकिन ये उनकी अधिकारिता कैसी अपवादिक, सामान्यतः वे इस अधिकारिता का इस्तेमाल नहीं करते। सामान्यतः वो जो कुछ डिसाइड करेंगे वो कानून की सीमा में डिसाइड करेंगे। और विनय चंद मिश्रा के केस में तो यहां तक कह दिया कि चूंकि कानून की संकल्पना ये हो ही नहीं सकती है कि वो न्याय को उत्पन्न करने के लिए नहीं बना है, अर्थात कानून आवश्यक रूप से न्याय करने के लिए ही बना है। और अगर वो न्याय करने को सुनिश्चित नहीं करता, यानी अगर कोई कानून है तो वो न्याय करेगा ही, क्योंकि कानून और न्याय इसे अलग अलग करके देखा ही नहीं जा सकता।
कानून है मतलब वो न्याय करेगा। तो विनय चंद मिश्रा के केस में यह कह दिया कि अगर अनुच्छेद 142 की ताकत का भी उपयोग करेंगे और कोई कानून होगा तो उस कानून के प्रावधानों के अगेंस्ट जाकर 142 की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी विनय चंद मिश्रा के केस से माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने ऊपर एक सीमा ये स्वयं अधिरोपित की है, और वो सीमा क्या है कि कानून न हो किसी विषय पर तब तो वो कुछ करेंगे, और अगर कानून है तो कानून का ही पालन करेंगे। हमें तो मजा आता है ये देखकर। इसीलिए हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने हमेशा कहा कि अखबार पढ़ना तो अमर उजाला की विधि चर्चा मत पढ़ना। अमर उजाला की मीनिंग देर भाई, उन्होंने कहा स्टैंडर्ड पेपर वही पढ़ना हमेशा, अगर कोई लीगल आर्टिकल पढ़ना मजा आता है। आप कहते माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कह दिया है कि कल से ऐसा होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय कुछ नहीं कहेगा, वो वही कहेगा जो कानून में लिखा है। कानून की प्राधिकारिता ये सर्वोच्च, कानून के अगेंस्ट जाकर वो कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, कानून न हो किसी विषय पर तब कुछ कह देंगे, वो अनुच्छेद 142 की ताकत है, तब वो कुछ कह सकते हैं। लेकिन अगर कानून है तो वो कुछ भी कानून के विरोध में नहीं कहेंगे। हां, ये उनकी अधिकारिता है कि कानून की व्याख्या यानी कानून का प्रावधान इनफैक्ट क्या कह रहा है ये बताने का अधिकार उन्हीं का है। लेकिन एक बार वो जो कुछ बताएंगे कि कानून ये कह रहा है तो फिर स्वयं वे भी उसे मानने के लिए विवश और बाध्य हैं। जो वे बता रहे हैं कि कानून ये कह रहा है, इसी को कानून का शासन, इसी को विधि का शासन ये कहा जाता है। आप जिस रूप में रूल ऑफ लॉ की व्याख्या करते हैं, यानी अदालत जो चाहे सो कर दे, इस रूप में आप रूल ऑफ लॉ की व्याख्या करते हैं। और अगर यह है तो यह कानून का शासन कहां है? ये तो न्यायालय का शासन है। फिर इस शासन को तो कोर्ट का शासन यह कहा जाएगा, जबकि कोर्ट का शासन है ही नहीं, कानून का शासन है। और जब यहां तक स्थिति है तो जरा आप अपनी हैसियत का अनुमान लगाएं और उन लोगों के बारे में सोचें जो ये कहते हैं कचहरियों में कानून नहीं चलता। वो कितना सच कहते होंगे, जरा इस विषय पर सोचिए। इसलिए कचहरी में सिर्फ कानून चलेगा। और अगर आप खुद को लॉ एक्सपर्ट कहते हैं, चाहे मजिस्ट्रेट के रूप में, चाहे वकील के रूप में, चाहे लॉ स्टूडेंट के तौर पर, और चाहे लॉ टीचर के तौर पर, तो आपको कानून आना ही चाहिए। अगर सामने वाला आपके कानून न जानने पर भी आपको कुछ नहीं कह रहा तो धन्यवाद करिए उसका, वो विनम्र है इसलिए कुछ नहीं कह रहा। यह आपका अधिकार नहीं है कि आप कानून के बिना अपनी बात कहें। जब भी जजमेंट आएगा तो कानून के मुताबिक आएगा, आप कुछ भी कहें। इसलिए कानून जानना जरूरी है। और कानून यह कहता है कि जो राय है, राय का साक्ष्य ये निश्चित परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है, और निश्चित विषयों पर दिया जा सकता है, और निश्चित व्यक्तियों द्वारा।
इसके अलावा राय का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। अगर आप तथ्य के साक्षी है तो तथ्य इसका साक्ष्य दीजिए। आप ये बताइए कोर्ट में क्या हुआ था, आप ये नहीं बताएंगे कि आपके विचार के मुताबिक वो क्या था जो हुआ था, आप ये नहीं बताएंगे। ठीक है, ये तय करना न्यायालय का काम है कि वो जो कुछ हुआ था वो क्या हुआ था, यही तय करना कोर्ट का काम है। और जो कुछ वो हुआ था उसके मुताबिक पक्षकारों के उत्तरदायित्व ये क्या है, पक्षकारों की लायबिलिटी क्या है, दायित्व क्या है। दायित्व, लायबिलिटी, ये शब्द उच्चारित होता रहता है, आप इसका अर्थ ही नहीं जानते। और ज्यूरिस्प्रूडेंस इसकी उपयोगिता यही है कि ये विभिन्न संकल्पनाओं को परिभाषित करता है जो आप लगातार उपयोग करते हैं। लायबिलिटी का मतलब यह है कि जब आप किसी विधिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो जो परिणाम पैदा होता है उसी को उत्तरदायित्व कहा जाता है, वही लायबिलिटी है। विधिक नियम ये वायलेट हुआ, किसी के द्वारा किया गया, तो जो रिजल्ट आएगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो परिणाम आएंगे, उन्हीं को दायित्व कहेंगे। तो सवाल यह है कि आप जब तथ्य के साक्षी के तौर पर न्यायालय में आए हैं तो तथ्य का साक्ष्य देंगे, ना कि उन तथ्यों से आपके मुताबिक जो स्थिति बनी है उस पर कोई राय ये नहीं देंगे। आप राय का साक्ष्य उन्हीं दशाओं में दिया जाएगा जिन दशाओं में वो दिया जाना इंडियन एविडेंस एक्ट में अनुमत किया गया है। और जब भी इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई राय का साक्ष्य दिया जाएगा तो इंडियन एविडेंस एक्ट नए वाले के मुताबिक धारा 40 है, उसके मुताबिक क्या होगा कि राय के, ठीक है, जो आधार है उनका समर्थन और खंडन करने वाले तथ्यों का साक्ष्य भी ये दिया जा सकेगा। हस्तलेख से परिचित व्यक्ति यह हस्तलेख के बारे में राय ये दे पाएंगे। जबकि प्रश्न ये हो, यानी न्यायालय को इस विषय पर राय बनानी हो कि उसके समक्ष रखा हुआ जो दस्तावेज है उस पर किसी व्यक्ति का लेख या हस्ताक्षर यह है या नहीं। जो नया एविडेंस एक्ट है उसमें डिजिटल सिग्नेचर, उसके विषय पर भी इस प्रकार के प्रोविजन ये ले आए। अब जो अगला सेक्शन आ रहा है, सेक्शन 42, वो ये कहता है साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है। इसका मतलब जो सेक्शन की फ्रेमिंग है, जो मार्जिनल नोट की फ्रेमिंग है, वो ये तय कर रही है कि जो साधारण रूढ़ि है या साधारण अधिकार है, यद्यपि अधिकार से पहले एडजेक्टिव साधारण नहीं लगा है, लेकिन जो पढ़ने के नियम हैं उन नियमों के मुताबिक साधारण को अधिकार के पहले भी पढ़ा जाएगा। यानी साधारण रूढ़ि और साधारण अधिकार, साधारण रूढ़ि और साधारण अधिकार, इसका मतलब क्या हुआ? वो अधिकार या वो रूढ़ि जिसके अस्तित्व के बारे में किसी विशेष को न पता हो, बल्कि सामान्य जनता, साधारण जनता इसे जानकारी हो। शाहजहांपुर में अमुक अवसर पर अमुक जुलूस निकलता है, यह साधारण जानकारी का विषय है। रामनवमी पर, ठीक है, शोभा यात्रा ये निकलती है और वो कहां से कहां तक जाती है, उसका रूट क्या है,
उसका स्वागत कहां कहां होता है, यह साधारण जानकारी का विषय है। और ये रूढ़ी परंपरा है, रूढ़िगत परंपरा है। तो साधारण रूढ़ी, साधारण अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अमुक घाट पर स्नान करने का हक है, यह साधारण अधिकार है, जिसकी जानकारी किसी को भी हो सकती है। तो साधारण रूढ़ी या साधारण अधिकार, इसके अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है, इसका मतलब साधारण रूढ़ी और साधारण अधिकार, इसके बारे में भी राय है। एक स्पेसिफिक सिचुएशन उसी में दी जाएगी, और वो सिचुएशन का सेक्शन 42 ये बता रहा है। जब सिचुएशन ये हो जो धारा 42 में है, तब साधारण रूढ़ी और साधारण अधिकार, इसके अस्तित्व के बारे में राय ये साक्ष्य के तौर पर न्यायालय के समक्ष दी जा सकती है। कौन दे सकता है, इसका उत्तर भी सेक्शन 42 में मिलेगा। रूढ़ी और अधिकार, ये सेक्शन पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 48, ठीक है, 40, ये सेक्शन 48, नए में ये 42 है। और रूढ़ी और अधिकारों, इनके अस्तित्व का सबूत कैसे दिया जाएगा, इसके संबंध में एक और सेक्शन हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। नए में धारा 11 और पुराने में धारा 13। वहां भी यह कहा है कि जब रूढ़ी या अधिकार, इसके अस्तित्व का प्रश्न यह सुसंगत हो जाए, यानी न्यायालय को इस विषय पर राय बनानी हो कि अमुक रूढ़ी या अमुक अधिकार, इसका अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है, और यह राय बनानी कब होती न्यायालय को? हम कहते हैं आपने मेरे घाट पर आकर, मेरा जो पर्सनल घाट है वहां आकर स्नान किया और इस ढंग से अतिचार यानी ट्रेसपास ये किया है। और ट्रेसपास आप जानते हैं अपकृत्य भी है और अपराध भी है। हमने कंपनसेशन के लिए मुकदमा यानी प्रतिकर की प्राप्ति, और जो अतिचार है यानी ट्रेसपास है, वो कैसा कृत्य है? एक्शनेबल पर से स्वतः अनुयोज्य, स्वतः अनुयोज्य, और स्वतः अनुयोज्य जो कृत्य होता है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि अगर यह कृत्य किया गया तो भले ही अकृत्य से पीड़ित को कोई मॉनेटरी लॉस, पैसों में कोई नुकसान ये न हुआ हो, लेकिन फिर भी पीड़ित प्रतिकर का अधिकारी ये होगा। जैसे मानहानि आपकी की गई, तो पैसों में कौन सा नुकसान हुआ आपको, लेकिन फिर भी प्रतिकर मिलेगा। ऐसे ही आप मेरे घर में घुस आए, अनाधिकार यानी अत्याचार आपने किया, यानी ट्रेसपास किया, तो मेरा क्या बिगड़ गया? कोई पैरों के निशान तो बन नहीं गए मेरे मकान में, लेकिन इसके बाद भी आपको प्रतिकर देना होगा, क्योंकि यह अपकृत्य कैसा है? एक्शनेबल पर से। दूसरी ओर उपेक्षा, नेग्लिजेंस जैसे अपकृत्य ये भी है। नेग्लिजेंस में जब तक नुकसान नहीं होगा तब तक प्रतिकर नहीं मिलेगा। आप लापरवाही से मोटरसाइकिल चला रहे थे, एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन चोट किसी को नहीं आई और न कोई सांपत्तिक नुकसान हुआ, तो आपको प्रतिकर की कार्यवाही में कोई सफलता ये नहीं मिलेगी। हो सकता है दांडी का वियोजन 279 आईपीसी पुरानी वाली, उसके अंतर्गत अभियोजन करने पर 3 महीने की सजा ये आपको हो जाए,
क्योंकि 279 कहती है कि जब आप इस ढंग से कोई मोटरयान चलाएंगे जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, संकटापन्न यानी मानव जीवन को संकट ये पैदा होने लगे, चोट कोई नहीं लगी लेकिन मानव जीवन को संकट ये पैदा हो सकता था, आप 279 में अपराध कर रहे हैं। यानी आप हो सकता है दंड का वियोजन में सजा पा जाए, लेकिन अकृत्य की कार्रवाई में आपको प्रतिकर नहीं देना है, क्योंकि उपेक्षा एक्शनेबल पर से स्वतः नियोज्य अकृत्य नहीं है। लेकिन अत्याचार में ऐसा नहीं होगा, अत्याचार स्वतः नियोज्य है। आप मेरे घर में घुसे, मेरी जमीन पर घुसे, मेरे कब्जा मेरी जिस प्रॉपर्टी पर मेरा कब्जा है उस प्रॉपर्टी में आप मेरी अनुमति के बिना आए, आपने अत्याचार किया है और आपको प्रतिकर देना होगा। अब अत्याचार की कार्रवाई हमने आपके खिलाफ संस्थित की, इंस्टीट्यूट की, और आप डिफेंस ले रहे हैं। भाई आप बचाव तो करेंगे ना, आपने डिफेंस लिया और आपका डिफेंस ये है कि अमुक अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को इनके घर में जाने का हक था। और मेरी ये बात निराधार नहीं है। जिला शाहजहांपुर का एक गांव है, उस गांव में एक देवी की पूजा होती है कुलदेवी के रूप में। तो एक निश्चित वंश के लोग उन कुलदेवी की पूजा के लिए उस गांव में एक विशेष अवसर पर किसी भी घर में जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी घर में। ठीक है, उस देवी का नाम कात्यायनी देवी है। ठीक है, जो एक विशेष वर्ग के ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन्हें यह हक हासिल है, वो उस गांव में जाकर किसी भी घर में जा सकते हैं। अब मेरा बचाव ये है, मेरा कहना डिफेंस, हमने अत्याचार किया ही नहीं, हम क्यों दें? हम घुसे घर में घुसे इनके, लेकिन ये मेरा रूढ़िक हक है। अब न्यायालय को इस विषय पर राय बनानी है कि क्या कोई ऐसी रूढ़ि मौजूद है, क्या कोई ऐसा रूढ़िक अधिकार इनके पास है। अब ये रूढ़ि ये हो सकती है, जनरल नहीं है, एक विशेष वंश के ब्राह्मण समाज के लोगों को ये प्राप्त है। ठीक है ना, लेकिन उस विशेष वंश में जन्म लेने वाले सारे ब्राह्मण समाज के लोगों को प्राप्त है, इसलिए साधारण है। ठीक है ना, और यह भी हो सकता है कि पर्टिकुलरली हमें प्राप्त हो। ठीक है ना, तो रूढ़ि साधारण हो सकती है और रूढ़ि विशेष ये हो सकती है। और रूढ़िक अधिकारों के प्रश्न ये न्यायालय के समक्ष उठ सकते हैं और वे मामले में न्याय निर्णयन के लिए जरूरी ये भी हो सकता है। उनके बिना न्याय निर्णयन हो ही ना पाए, ये स्थिति हो सकती है। और जब ऐसी दशा है तब रूढ़ि या अधिकार इसके अस्तित्व को कैसे साबित करें, इसकी प्रक्रिया धारा 11 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और धारा 42 भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों में दी गई। और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो धारा 13 और धारा 48 दोनों में दी गई। फर्क कहां है? हमने कहा ना कि टीचर को वो बताना होगा जो बच्चे को नहीं मालूम, क्योंकि अगर आप वो बताएंगे जो लिखा है तो वो खुद भी पढ़ लेगा। आप बताएं तो वो बताएं जो नहीं लिखा। तो धारा 13 और धारा जो 48 है पुराने में और नए में धारा 11 और धारा 42, फर्क कहां है? फर्क भाषा में है। आप वो पढ़ेंगे तो धारा 11 जरा
एक बार पलट लेते हैं पीछे, क्या कहती है। कहता है जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत है। और यहां क्या करे, साधारण रूढ़ि या अधिकार, इसके बारे में। अब जो साधारण अधिकार या रूढ़ि है, वो अधिकार या रूढ़ि इस शब्द के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि अधिकार या रूढ़ि ये साधारण भी हो सकती है और विशेष ये भी हो सकती है। अधिकार या रूढ़ि बड़ा शब्द है और साधारण अधिकार या रूढ़ि ये छोटा शब्द है, क्योंकि यहां रूढ़ि या अधिकार विशेषीकृत कर दिया, वो साधारण होना चाहिए और वहां विशेषीकृत नहीं किया। और आपको हमेशा कहा गया कि ज्यादा में कम शामिल है, कम में ज्यादा शामिल नहीं है। 100 में 1 शामिल है, क्योंकि 100 की शुरुआत 1 से ही होगी, लेकिन 1 में 100 ये शामिल नहीं है। ठीक है, ज्यादा में कम ये तो हो गई, क्योंकि ज्यादा की शुरुआत कम से हुई होगी, लेकिन कम ऐसा भी हो सकता है जिसमें ज्यादा न हो। तो अधिकार या रूढ़ि ये सामान्य भी हो सकती है और विशेषीकृत ये भी हो सकती है, लेकिन साधारण अधिकार या रूढ़ि ये अगर कह दिया तो फिर वो साधारण ही होगी, उसके अंतर्गत विशेषीकृत नहीं आएगी। इसका मतलब ये निकला, आप ऐसी रूढ़ि के अस्तित्व को साबित करना चाहते हैं जो साधारण नहीं है, यानी विशेष है, तो आपको तरीका धारा 11 या धारा 13 जिसे कहेंगे वो अपनाना पड़ेगा। ठीक है ना। ऐसी रूढ़ि जो साधारण है उसका अस्तित्व ये आप दर्शित करना चाहते हो, तो आपको तरीका धारा 42 का अपनाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ज्यादा में कम होता है, कम में ज्यादा नहीं होता, इसलिए यह कहा जा सकता है कि आपको रूढ़ि भले वो साधारण हो और भले वो विशेष हो, दोनों में से किसी का भी अस्तित्व दर्शित करना है तो आप तरीका धारा 11 का अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपको साधारण रूढ़ि का साक्ष्य देना है तो आप धारा 42 का तरीका भी अपना सकते हैं। ठीक है ना। तब आप धारा 42 का तरीका एडिशनली ये अपना सकते हैं। धारा 11 तो ऑलरेडी है, लेकिन धारा 11 तरीका क्या बता रही, जिसे पुराने भारतीय साक्ष्य में धारा 13 कहा है, वो क्या बता रही तरीका, कि अगर आप रूढ़ि या अधिकार इसके अस्तित्व को साबित करना चाहते हो तो आपको वे विशेष उदाहरण जिनमें वह रूढ़ि या अधिकार प्रयुक्त हुआ था या जिनमें प्रयुक्त करने से इनकार किया गया था, जिनमें वो रूढ़ि या अधिकार मान्यकृत हुआ था या जिनमें वो रूढ़ि या अधिकार मान्यता प्राप्त नहीं कर सका था, आदि आदि, उनका साक्ष्य देना पड़ेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप साधारण रूढ़ि या अधिकार इसके अस्तित्व को साबित करना चाहते हो तो आप तरीका धारा 11 या धारा 13 उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और एडिशनली धारा 42 वर्तमान में और पुराना धारा 48 उसका तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस सेक्शन में तरीका क्या दिया, आप राय का साक्ष्य ये भी दे सकते हो। वहां राय का नहीं दिया जा सकता, वहां उदाहरणों का साक्ष्य यह दिया जाएगा कि भाई उस समय इन्होंने कहा था ये रूढ़ि परंपरा, न्यायालय नहीं माना, इसका मतलब नहीं है, या इन्होंने कहा था है, न्यायालय ने मानी थी बात, इसका मतलब है। लेकिन अगर रूढ़ि या अधिकार सामान्य है तो आप धारा 11 या धारा 13 उसका तरीका इस्तेमाल कर लो, वो भी है।
अलाउड है, और साथ ही साथ आप 42 या 48 ये तरीका ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके लिए करना क्या है, आपको राय का साक्ष्य ये दे दो, लेकिन ये राय किसी की नहीं होगी, उस व्यक्ति की होगी जो ऐसे सामान्य अधिकार या ऐसे रूढ़ी इसके अस्तित्व से, ठीक है, परिचित रहा होना प्रतीत होता है। अगर ऐसी रूढ़ी या अधिकार अस्तित्व में रही होती, आप कहते हैं कि रूढ़ी या अधिकार रामनवमी की शोभा यात्रा का है, हमने पूछा कहां शुरू होती है, आपने कहा चार खंबे शुरू होती है, अमुक स्थान से शुरू होती है। तो अमुक स्थान के अड़ोस पड़ोस जो लोग रहते हैं उन्हें तो इसकी जानकारी होगी, उनकी राय का साक्ष्य ये आ सकता है कि है या नहीं है, ठीक है। तो साधारण रूढ़ी या अधिकार इस पर राय का साक्ष्य आ सकता है। साथ ही साथ धारा 11 या 13 का तरीका यह भी इस्तेमाल हो सकता है। हां, विशेष रूढ़ी या अधिकार है, यानी केवल तुम्हें प्राप्त है, तुम्हारे परिवार को प्राप्त है, आदि आदि, तो फिर किसका राय का साक्ष्य नहीं आएगा, यानी 42 का नहीं, फिर केवल 11 या 13, क्योंकि एविडेंस देते समय शुद्धता का ध्यान रखेंगे, एविडेंस शुद्ध होना चाहिए। अगर एविडेंस शुद्ध नहीं है तो मजा नहीं आएगा, यानी मजा नहीं आएगा कहने का तात्पर्य न्याय निर्णय ठीक नहीं होगा। इसलिए अगर जनरल रूढ़ी, जनरल कस्टम या जनरल राइट नहीं है तो राय का साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो राय इसके साक्ष्य के विषय पर अधिनियम कठोर है, अन्यथा अधिनियम थोड़ा लिबरल है, नरम है। तो आपको सेक्शंस इनके बीच फर्क दिखाई देना चाहिए। जब तक फर्क नहीं नजर आता आपको तब तक पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक सा ही नजर आता है। देखें, अब पढ़ेंगे हम लोग 42, देखेंगे क्या कहता है। जबकि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है तो अब तब ऐसी रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत है, सबकी नहीं, उन व्यक्तियों की राय सुसंगत है जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभाव्यता उसे जानते हैं। इसका मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन, जो साक्षी राय का साक्ष्य देने आया है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किन पॉइंट्स पर होगा। आप वहां जूनियर के तौर पर जाते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन याद करते हैं, खड़े होकर याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कानून आता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं। आप ये देखिए ना, सेक्शन किसी काम को करने की अनुमति ये किन शर्तों पर दे रहा है और गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन उन्हीं शर्तों पर करिए, ठीक है। किस शर्त पर राय का साक्ष्य देने का अधिकार ये किसी पक्षकार को मिल रहा है। एक तो रूढ़ी साधारण होनी चाहिए, या अधिकार जिसके बारे में साक्ष्य दे रहे हो साधारण होना चाहिए। तो सबसे पहले तो साधारण है या नहीं इस विषय पर क्रॉस एग्जामिनेशन। दूसरा, किस व्यक्ति को राय का साक्ष्य देने का हक है, उस व्यक्ति को जो अगर ऐसा अधिकार या रूढ़ी होता तो संभाव्यता उसे जानता। तो आप ये पूछ सकते हैं कि भाई तुम कैसे जानते हो, तुम शाहजहांपुर के कहां के रहने वाले हो ये बताओ, ठीक है। फिर अगर मान लो वो बाहर पढ़ने चला गया, छोटे पर ही बोर्डिंग हाउस, पढ़ाई कहां हुई, ठीक है ना, या तुम वहां पढ़ने, कैसे जानते हो इस विषय पर क्रॉस एग्जामिनेशन ये होगा। तो प्रति परीक्षा ये याद करने की जरूरत नहीं है, हां देखने की जरूरत जरूर है क्योंकि अनुभव उसी से हासिल होता है। लेकिन तब बेहतर अनुभव आपको आएंगे जब आपको प्रिंसिपली चीजें पता हो। प्रिंसिपली पता होंगी तब चीजें बहुत आसानी से
समझ में आएंगी, क्योंकि कचेरी में लाइन एक्शन है, लाइन एप्लीकेशन है। जैसे पंखा चल रहा, तो ये फिजिक्स इन एप्लीकेशन है, ठीक है ना। फिजिक्स जो आपने पढ़ी है वो फिजिक्स इन एप्लीकेशन इसमें है, फिजिक्स इन एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें है, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल यही ना मालूम हो तो आप इंजीनियर तो नहीं हो सकते, मिस्त्री जरूर हो सकते हैं, क्योंकि मिस्त्री सिद्धांत नहीं जानता। मिस्त्री और इंजीनियर में फर्क क्या है? इंजीनियर सिद्धांत जानता है और साथ ही साथ उसके प्रयोग इसे भी जानता है। वो सिद्धांत इन एप्लीकेशन ये भी कर सकता है, और थ्योरेटिकली वो सिद्धांत ये भी जानता है। मिस्त्री थ्योरी में प्रिंसिपल नहीं जानता, वो ये जानता है कि ये कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा इसकी जानकारी नहीं। तो ऐसे ही वकील और कर्मचारी, ला टीचर, ला स्टूडेंट और सामान्य व्यक्ति अगर कानून की किताब पढ़ लें तो उसके बीच जो फर्क आएगा वो यही है। प्रिंसिपल आपको पता हो तब आप लाइन एप्लीकेशन और लाइन एक्शन जब वहां देखेंगे वो बहुत आसानी से आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा, तब वहां जाने से कोई फायदा है। क्योंकि लाइन एप्लीकेशन आपने देखा, तुरंत सेक्शन आपके ध्यान में है, एकदम दिमाग में बैठ गया। आप सोचे वहां